हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी में हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस। चैप्टर 9 सेक्शन 125 से 128 तक मेंटेनेंस के बारे में दिया गया है। जनरली मेंटेनेंस के बारे में हमारे कई एक्ट में प्रोविजंस हैं, जैसे हिंदू एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि साहब यहाँ पे क्या जरूरत थी सीआरपीसी में मेंटेनेंस के प्रोविजन करने की। तो जैसा कि हम जानते हैं जो बाकी के प्रोसीजर हैं हमारे, चाहे वो जो भी सिविल लॉ के हैं, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, इतना लेंदी प्रोसीडिंग्स होती है और इतना समय लगता है कि मेंटेनेंस ऐसी चीज है कि अगर समय पे ना मिले तब परिस्थितियां बहुत दुर्गम हो सकती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि बच्चे हैं, कोई वाइफ है, हस्बैंड से डिस्प्यूट है और वो लिटिगेशन में चल रहा है मामला, अब कितने दिन बाद उनको मेंटेनेंस मिलेगा क्या। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के प्रोविजंस बनाए गए हैं, ताकि शीघ्र मेंटेनेंस मिल सके और उनके ऊपर भुखमरी की स्थिति न आए। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये जानना है कि हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कौन कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, भाई मेंटेनेंस के लिए जो प्रोविजन सीआरपीसी में दिया गया है, तो बेसिकली वो उसके अंतर्गत कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेंटेनेंस के लिए किसी से क्लेम कर सकता है। तो इसकी जो पहली लाइन शुरू होती है उसमें कहा गया है, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स एंड ही रिफ्यूज और डिनाइड। अगर कोई पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त अर्थात सफिशिएंट मीन्स है अपनी इनकम के, उसके पास पैसा है, और तब ऐसी स्थिति में उसकी वाइफ, ठीक है, उसके बच्चे, उसके माता पिता उससे भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि वाइफ हस्बैंड से अधिक कमा रही है, उससे अच्छी नौकरी पा रही है। अब तो ऐसी स्थिति में वाइफ क्लेम के लिए ऑथराइज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किन कंडीशंस में वाइफ या चिल्ड्रंस या पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस को। तो इसमें कहा गया है कि वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अर्थात ऐसी पत्नी जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, अर्थात उसके पास साधन नहीं है कि वो एक बेसिक जरूरतें, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको फुलफिल कर सके, उनको पूरा कर सके। तो ऐसी पत्नी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। यहाँ पे वाइफ शब्द के अंतर्गत ऐसी वाइफ भी आती है जो कि डाइवोर्सी है, अर्थात उसका डाइवोर्स तो हो गया है अपने हस्बैंड से, बट वो रीमैरिज अभी उसने नहीं की है, अर्थात पुनर्विवाह नहीं किया है। तो जो वाइफ साथ में रह रही है या नहीं रह रही है वो तो ले ही सकती है। इसके अलावा ऐसी पत्नी भी जो कि डाइवोर्स से अलग हो चुकी है बट उसने रीमैरिज पुनर्विवाह नहीं किया है, तो ऐसी पत्नी भी भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, चाहे वो लिजिटिमेट हो चाहे इलिजिटिमेट हो, मीन्स चाहे वो धर्मज बच्चे हो या अधर्मज। अधर्मज का मतलब यहाँ पे है ऐसे बच्चे जिनसे विधिपूर्ण किसी स्त्री से विवाह न होते हुए बच्चे हुए हों, ऐसे बच्चों को अधर्मज बच्चा कहा जाता है। और धर्मज तो लिजिटिमेट, जो वैलिड मैरिज के तहत बच्चे हुए हों। तो इस तरह के बच्चे अपने फादर से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो माइनर होने चाहिए। ठीक है, माइनर बच्चे ही भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है लिस्टिमेट और इलिस्टिमेट चाइल्ड नॉट मैरिड डॉटर हु मेजर, ऐसे बच्चे जो मेजर हो गए हों, बालिग हो गए हों, वो भी चाहे वो लिजिटिमेट हो चाहे इलिजिटिमेट हो, वो भी कुछ कंडीशंस में अपने फादर से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपी। बट इसमें जो डॉटर है, ठीक है, अगर वो एडल्ट हो गई है और मैरिज उसकी हो गई है, तब ऐसी कंडीशंस में वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। अब जो मेजर चाइल्ड है वो किन कंडीशंस में क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस को? उसके लिए अगर वो फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी है उसके अंदर, जो बच्चे चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अगर मेजर भी हो गए हैं तो भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि वो फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल हो या किसी इंजरी की वजह से अनेबल हो, किसके लिए? अपना मेंटेनेंस करने के लिए। तो ऐसे बच्चे जो चाहे वो लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो और मेजर भी हो गए हो, ठीक है, लेकिन वो किसी फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मलिटी की वजह से या ऐसी कोई इंजरी उनके बॉडी पे है जिसकी वजह से वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे भी अपने फादर से भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं। बस इसमें मेजर में जो विवाहित बच्चा होगा, विवाहित डॉटर होगी, वो नहीं ले सकती, क्योंकि विवाह के बाद जो मेंटेनेंस का राइट है वो हस्बैंड से बनता है। नेक्स्ट है फादर और मदर। अगर फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, अगर फादर और मदर अनेबल हैं, अक्षम हैं अपने आप का मेंटेन करने के लिए, उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सकें, तब ऐसी स्थिति में वो भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं ये सेकुलरिज्म नेचर के हैं, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं, अर्थात ये पर्सनल लॉ के आधार पे इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। साहबानों के केस में, मोहम्मद अहमद वर्सेस साहबानों के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सेक्शन के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं ये धर्मनिरपेक्ष हैं और ये सभी धर्मों के व्यक्तियों पे लागू होते हैं, पर्सनल लॉ के आधार पे इनसे बचा नहीं जा सकता है। बाद में एक एक्ट पारित किया गया, जैसा कि आप लोग शायद जानते भी हों, उस समय राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो एक बिल लाया गया, उसको एक्ट बनाया गया कि इससे उनको छूट मिले, एग्जेम्प्ट किया जाए पर्सनल लॉ के आधार पे। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट आए जिसमें कहा कि ये जो है सेकुलरिज्म नेचर की है, अर्थात पर्सनल लॉ के आधार पर इससे नहीं बचा जा सकता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। नंबर 1, रिफ्यूज टू लिव विथ हस्बैंड विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर कोई भी स्त्री अपने पति के साथ विदाउट ए रीजनेबल कॉज के साथ रहने से इनकार करती है, बिना किसी उचित कारण के अपने हस्बैंड के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसी अवस्था में भी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए क्लेम करने का राइट नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मैरिज किया और उसके बाद बिना किसी रीजन के वाइफ कहने लगी कि नहीं साहब हम तो साथ में नहीं रहेंगे और हमको मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है, रीजनेबल कॉज नहीं है जिसकी वजह से साथ रहने से इनकार कर सके, तो ऐसी स्थिति में पत्नी फिर भरण पोषण के लिए क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है रीमैरिज। अगर वाइफ ने, मान लीजिए वाइफ डाइवोर्सी है, ठीक है, उनके दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे और उन्होंने डाइवोर्स लेके दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को राइट है कि वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करे। वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया हुआ है,
और इसमें भी प्रोविजन बनाया गया है कि अगर वो रीमैरिज नहीं करती है तो वो इंटाइटल है फॉर द मेंटेनेंस। बट अगर वो रीमैरिज कर लेती है, जैसे ही रीमैरिज कर लेती है वैसे उसका मेंटेनेंस का राइट कर्टेल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। पृथक रूप से निवास कर रहे हैं एक दूसरे से, तब ऐसी स्थिति में भी म्यूचुअल कंसेंट से अगर पृथक रह रहे हैं, भाई आपस में रजामंदी हो गई, ठीक है यार हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकती, हम लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, अर्थात हम अपना रास्ता देखते हैं, आप अलग रहिए, हम अलग रहते हैं। तो उनमें ऐसी म्यूचुअल कंसेंट बन गई है, परस्पर सहमति बन गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। नेक्स्ट है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, लिविंग इन एडल्ट्री, ठीक है, एडल्ट्री आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा होगा, ठीक है। एडल्ट्री मीन्स कि कोई शादीशुदा स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ अगर रिलेशनशिप में होती है तो उसको कहते हैं एडल्ट्री, जार कर्म। तो अगर कोई स्त्री जार कर्म में है तो ऐसी स्थिति में भी वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। अब सपोज करिए कि किसी स्त्री ने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया। अब इसमें दोनों तरह से मेंटेनेंस हो सकता है, इंटरिम मेंटेनेंस भी और फाइनल जो एप्लीकेशन के डिसीजन के बाद जो फाइनल मिलेगा, ठीक है। इंटरिम एप्लीकेशन इसलिए अलाउ किया गया है ताकि इस एप्लीकेशन को भी डिसाइड होने में कुछ समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, उससे अधिक भी लग सकता है। तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, वो वाइफ अपना मेंटेनेंस कैसे करेगी। एक तो वो केस का खर्चा, मुकदमेबाजी चल रही है, वो उसको वहां दौड़ना, उसके बाद अपना मान लीजिए बच्चे हैं या खुद है या और जैसे भी है, कैसे उसको अपना भरण पोषण करेगी, खाना पीना, कपड़े वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसमें इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी प्रोविजंस किया गया है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन। कोर्ट से कह सकते हैं कि साहब जब तक ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, फाइनली डिसाइड नहीं होती है, तब तक के लिए हमें इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अलाउ किया जाए। तो अब सपोज करिए चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो चाहे फाइनल मेंटेनेंस हो, अलाउ हो गया हो इस एप्लीकेशन के तहत सेक्शन 126। देन अगर मेंटेनेंस अलाउ हो गया बट हस्बैंड ने क्या किया, मेंटेनेंस पे नहीं किया, मंथली जैसे बना दिया गया कि इतना रुपया पर हर महीने जो है मेंटेनेंस के रूप में पे करना होगा। अब हस्बैंड नहीं पे कर रहा है, एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी, जब इस तरह के केस में वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम करेगी तो इसमें प्रोविजंस है सेक्शन में कि वो किसी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगी और मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। मजिस्ट्रेट जैसा भी उचित, पहले इसमें लिमिट लगी थी, अब लिमिट हटा दी गई है। मजिस्ट्रेट उस केस की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जितना मेंटेनेंस रीजनेबल समझता है उतना मेंटेनेंस अलाउ कर सकता है। प्रैक्टिकली में ये केसेस अब जो है फैमिली कोर्ट में, जहां फैमिली कोर्ट है वहां पे फैमिली कोर्ट में जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए मेंटेनेंस अलाउ हो गया, ठीक है, और उसके बाद भी हस्बैंड ने पे नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जब मेंटेनेंस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जब जाएगी कि इसका निष्पादन करवाया जाए ऑर्डर को, ठीक है, जो ऑर्डर दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा हस्बैंड के साइड से, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास पावर है कि वो हस्बैंड को की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और उसको अरेस्ट भी कर सकता है, 1 महीने के लिए जेल भी भेज सकता है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती थी कि आप उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर ले रहे हैं, ठीक है। जनरली तो ये होना चाहिए प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए, उसको सेल करके आप जो भी पैसा बनता है उसको वाइफ को दिलवा दीजिए। बट एक केस है, लेटेस्ट केस है 2022 का,
2022 का केस है, विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022। इस केस में भी यही हुआ था कि जब वाइफ ने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट में कि साहब इतना इतना टाइम हो गया है और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, अर्थात अभी तक हमको कोई मेंटेनेंस नहीं मिला है, तो इसमें कोर्ट ने क्या किया कि हस्बैंड को की प्रॉपर्टी को अटैच किया और साथ में उसको अरेस्ट भी कर लिया। तब ऐसी परिस्थितियों में जो पिटिशनर थे ये गए हाई कोर्ट। इन्होंने हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत फाइल किया मैटर और कहा कि साहब ये तो अनजस्टिस है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो जनरली होना क्या चाहिए कि अगर आप मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, ठीक है, और उससे पैसा वसूल करके आप पे कर दीजिए। यहाँ पे गिरफ्तारी का कारण कहां से आता है? ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर ऐसी होती हैं कि अटैचमेंट करने या कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है या कुछ नहीं हो रहा है जिससे रिकवरी कराई जा सके उस मेंटेनेंस की, तब ऐसी स्थिति में जेल भेजा जा सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अगेंस्ट है। इसके साथ एक सेक्शन 421 भी है जहां पे प्रोविजंस दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के साथ साथ एक साथ अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब आती हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम प्रॉपर्टी उसके पास कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और अगर है भी कहीं थोड़ी बहुत तो उससे भरपाई नहीं हो रही है मेंटेनेंस की, तो ऐसी स्थिति में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो जब भी अरेस्टिंग की स्थिति आती है तो कोर्ट को स्पेशल सर्कमस्टांसेस देने होंगे कि साहब इनकी प्रॉपर्टी नहीं है या प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, जो भी चल अचल किसी भी तरह की हो तो उसको कैसे अटैच करें, तो ऐसी स्थिति में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको मेंटेनेंस के एग्जीक्यूशन के लिए बुलाया गया है और वो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस केस का हवाला दे सकते हैं। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का केस है, विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022। ये अभी लेटेस्ट केस है, 2-3 महीने पहले का। तो ये हमारा मेंटेनेंस का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो आने से पहले आने के समय आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।